अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स की। एसटीएलसी ये क्या होती है? तो अच्छा, हमने बात स्टार्ट की थी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री हमने देखी, फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के कोर में क्या है, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो हमने बात कर ली थी लॉजिक गेट्स की। अब हम देखते हैं कि जब अब हमने देख लिया कि कंप्यूटर कैसे बनता है, अब कंप्यूटर को यूज़ करके हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स, और उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं आसान। आपने अपने दोस्तों से कनेक्ट करना है, उनको कॉल करनी है, उनसे राब्ते में रहना है, तो आप व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे। आपको लेयर टाइम है आपके पास, आपने अपना टाइम स्पेंड करना है, आप फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट को यूज़ करेंगे। आपने कोई वीडियोस देखनी है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई और काम करना है, तो हर चीज़ के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है कि एक सॉफ्टवेयर किस किन मराहिल से गुजर के सॉफ्टवेयर बनता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर आपने एक घर को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा हो या किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा हो, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहले वो देखते हैं कि इस ये हमने बिल्डिंग किस जगह पे बनानी है, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या मटेरियल चाहिए होगा, क्या यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो पहले अप्रूव करवाते हैं। फिर वो उसके जो है वो बिजली के कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन अलग से देते हैं, गैस के कनेक्शन के लिए अलग से एप्लीकेशन देते हैं। फिर जो इंजीनियर आके वो चेक करता है, फिजिबिलिटी चेक करता है, उसके बाद वो उसकी मतलब पहले स्टेप में वो उसकी बुनियादें डलती हैं। फिर ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होता है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसके अंदर वायरिंग होती है, वायरिंग के बाद वो प्लस्तर हो जाता है। उसके बाद फिर उसके अंदर डेकोरेशन होती है, पेंट होता है, फर्नीचर उसके अंदर डालते हैं, एंड देन समवन स्टार्ट लिविंग इन दैट हाउस। तो सॉफ्टवेयर बिना मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, और उस मुख्तलिफ मराहल को कहते हैं जब वो तैयार बना रहा होता है, बन रहा होता है। और उसके बाद भी देखें ना, अब आप घर को बना के छोड़ नहीं देते, आप उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही है, हमने बना के उसको छोड़ नहीं देना होता, उसको हम मेंटेन करते रहते हैं। तो ये पूरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर को बनाने, उसको उसका आइडिया से लेके, उसको बनाने से लेके उसकी मेंटेनेंस तक, ये जो सारे काम होते हैं ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होते हैं। अच्छा, तो ये वीडियो तीन इस टॉपिक को हम तीन वीडियोस में कवर करेंगे। आज इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम जो है डिज़ाइन फेज तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम डिज़ाइन को देखेंगे, और उसके बाद जो है हम डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, प्लान करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट शेयरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि जो पहला स्टेप होता है, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको पता होना चाहिए कि असल में प्रॉब्लम क्या है, तो तभी आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। अब इसकी मिसाल हम लेते हैं कि आपने मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप डायरेक्ट जो है उसके प्रॉब्लम पे ऊपर जंप तो नहीं कर जाएंगे ना, कि बस आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम कौन से चैप्टर में है, इसको कौन से मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हैं और कैसे सॉल्व होगी। तो सॉफ्टवेयर की के बारे में अगर बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम जो है ना कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं, इट इज़ बिकॉज वी वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनानी है, तो इसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर आप करें, तो आपने एक वेबसाइट बनानी है। क्यों वेबसाइट बनानी है? आप कहें कि जी मैंने अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, और मैं ऑनलाइन जो है ना सेलिंग का काम करना चाहता हूँ। तो ये आपने डिफाइन कर दिया कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है। फिर आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि उस वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो जब हम डिफाइन करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आपको क्यों चाहिए और आप उसको क्यों बनाना चाहते हैं और उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो आप उसको प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं। तो अगर आप अपनी एक प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर दें, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा वहीं पे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक काम क्यों कर रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर हम क्यों बना रहे हैं, तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बंदा बीच
प्रोजेक्ट के जाके सोचता है कि यार हमने वाई वी स्टार्टेड। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं और कैसे सॉल्व की जाएगी। अच्छा, फिर आ जाता है प्लानिंग फेज। ठीक है, प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक प्लान बनाते हैं कि हमने किस तरीके से एक काम को सर अंजाम देना है। तो अगर आप देखें तो टॉम एंड जेरी की मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, तो इसमें इन्होंने, इसमें जो टॉम होता है वो हर वक्त जो है ना प्लानिंग में ही रहता है कि किस तरीके से वो चूहे को मारे। तो उसके लिए फिर एक एपिसोड में वो इस तरीके से करता है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, पहले वो एक वो पूरा ये बनाता है कि यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ मूव करेगी, ये चीज़ मूव करेगी और जाके ना वो चूहा मर जाएगा। तो इसी तरीके की जो प्लानिंग आप करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो ये हमारे पास प्लानिंग कहलाता है। हम प्लान करते हैं, हम डिफरेंट अप्रोचेस को देखते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे किसको हम करें, और डिफरेंट चीज़ें जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट को जो है हम किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, आपकी ना बुक में इन्होंने एक एनालॉजी यूज़ की हुई है एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो मैं उसी से रिलेटेड थोड़ी बात करता हूँ। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली कि आपने एग्जामिनेशन सिस्टम, सॉरी, आपने अटेंडेंस सिस्टम बनाना है स्कूल में, कि बच्चे स्कूल में आए, ऑटोमेट कर दें। अभी तो टीचर्स जो हैं वो रजिस्टर पे अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन वो है बायोमेट्रिक डिवाइस पे सिर्फ अपने अंगूठे को स्कैन करेंगे और उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो अब आपने सबसे पहले ये डिफाइन कर दिया कि हमने अटेंडेंस सिस्टम को ऑटोमेट करना है। फिर अब आपने प्लान करना है कि अब इसमें क्या क्या डिवाइस हमें जो है बायोमेट्रिक डिवाइसेस चाहिए होंगी। हमें स्कूल की का देखना है कि स्कूल में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिस्टम मौजूद है। आप सारी चीज़ें, हर ईच एंड एवरीथिंग को आप देखेंगे। आप उनके स्टेक होल्डर्स से, उनके प्रिंसिपल से, टीचर से डिस्कशन करेंगे, अच्छा हाँ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो सारा प्लान आप बनाएंगे कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन अटेंडेंस सिस्टम जो है वो स्कूल में लॉन्च कर सकते हैं। फिर तीसरा स्टेप है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। अच्छा, आपने ये चीज़ बहुत न्यूज़ में सुनी होगी कि दयामर बाशा डैम की फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई है, फलाने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई है, एक अंडरपास बन रही थी वहाँ पे और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो फिजिबिलिटी स्टडी ये होती है कि आपने प्रॉब्लम डिफाइन की, आपने प्लान बनाया, फिर आप जाते हैं उस साइट पे जहाँ पे आपने वो कंस्ट्रक्शन करनी होती है, या आप देखते हैं वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे डिप्लॉय होगा, जिस कंप्यूटर्स पे चलेगा, क्या जो सॉफ्टवेयर आपने बनाने का सोचा है वो उन कंप्यूटर्स पे चल सकता है। या एक जो प्रोजेक्ट जिसकी आपने, जो साइट आपने सोची है कि हमने ये अगर डैम बनाना है, ये डैम हमने बनाना है जी, हमने गिलगित के पहाड़ों में उस जगह पे बनाना है, तो क्या उस जगह पे बनाना ठीक रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जल्जले आते रहते हैं और उससे स्ट्रक्चर को ख़राब होने का नुकसान हो सकता है। या एक अंडरपास अगर हमने बनाया है, तो क्या वहाँ पे जितनी ट्रैफिक रोजाना गुजरती है, क्या वो स्ट्रक्चर उसको अ, उसका लोड बर्दाश्त कर पाएगा जो जो हमने इसकी प्लानिंग वगैरह की है। तो feasibility हमारे पास is a detailed analysis that considers all of the critical aspects of a proposed project in order to determine the likelihood of it succeeding। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने सारा कुछ अभी तक दो स्टेप्स में किया है, डिफाइन और एनालिसिस में, क्या जो हम सोच रहे हैं क्या ये चीज़ वर्कआउट करेगी, क्या हम कामयाब होंगे इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेस बनाने में। तो हम फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करेंगे कि अगर एग्जाम हमने अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, तो हम जाके स्कूल का मुआयना का दौरा करेंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या टीचर्स और स्टूडेंट्स इतने उनका कैलिबर है कि वो इस न्यू सिस्टम के साथ जो है वो यूज टू हो सकें। या हम कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं इनको बना के दे रहे हैं, इनकी लेवल की हमने बना के देनी है ताकि उनको समझ भी तो आए ना। एंड यूजर को अगर सिस्टम पसंद ही ना आए, वो उसको रिलेट ही ना कर पाए, तो फायदा क्या। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज बनानी होती है जो कस्टमर्स यूज कर सकें, जो आपका एंड यूजर है, जो उसको उसको वो चीज जो है ना पसंद आए और वो उसके नियर टू हिज, मतलब उसकी, उसको उस चीज की ना पसंद आनी चाहिए। फिर फिजिबिलिटी के बाद हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने एक प्लानिंग फेज की, प्लानिंग फेज में भी हम तकरीबन एनालिसिस ही कर रहे होते हैं। फिर हम फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जब आते हैं, तो हम दोबारा अपने आप से सवाल पूछते हैं, कैन द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। ठीक है, कि अब हमने देख लिया, हमने विजिट भी करा है साइट का, ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि हमें क्या क्या
चीज़ें चाहिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर को, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या हमारे पास इतना बजट है, और जो क्लाइंट का बजट है उसमें ये चीज़ें बन जाएंगी। विल द सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस सिस्टम को बनाने से या इस सॉफ्टवेयर को बनाने से कोई फ़ायदा हो रहा है, या जो पुराना सिस्टम है ये उससे भी बुरा मतलब हो गया, या उससे बेहतर है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू बी रिप्लेस फॉर एक्सेट्रा। तो जो हम सिस्टम बना रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। तो अब मैं इसकी आपको ना एक बड़ी फेमस एग्जांपल देता हूँ। आपने एयरलिफ्ट का नाम सुना होगा। एयरलिफ्ट 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, एक स्टार्टअप। इनका काम क्या करता था कि ये ना आपको ग्रोसरीज डिलीवर करते थे, और ये बैडली फेल हुए। क्यों क्यों फेल हुए? क्योंकि हर गली के नुक्कड़ पे एक जो है वो किराना स्टोर मौजूद होता है। तो अब लोग लोग तो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुकून हो, लोग चाहते हैं कि उनको मूवमेंट ना करनी पड़े, और चीज़ें जो है वो दे रिसीव एट देयर डोर स्टेप। लेकिन इतने भी वो सुस्त नहीं है कि वो अपने गली के कोने तक जाके, दुकान से जाके ना बेसिक ग्रोसरी आइटम्स ना लेके आ सके। तो इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग भी मिली थी, और बहुत ज़्यादा इनका एक टाइम पे था। लेकिन 2020 2021 22 आते आते ना इनका जो है वो जो है वो लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि उनको अपना जो है ना वो बंद करना पड़ा। अपना जो सारा स्टार्टअप है वो रैप अप करके ख़त्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने इस प्रोडक्ट बनाई थी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि आप पाकिस्तान में देखें, हर गली के कोने पे एक जो है ना दुकान मौजूद होती है, जिससे आप बेसिक आइटम जैसे साबुन, पत्ती वगैरह, और रोज़ाना का आप इसको हम कहते हैं कि सौदा लेके आते हैं। तो जो एयरलिफ्ट थी, उन्होंने ये चीज़ सही से आइडेंटिफाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस तरीके से कर देंगे। अच्छा, अब इसकी एक और मिसाल जो मेरे नज़दीक है वो फूड पांडा की है। फूड पांडा भी जो है वो थोड़ा सा ठीक है, उनका बिजनेस एक मॉडल है, चल रहा है। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को कैटर कर सकता है जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पहले पेट्रोल की प्राइसेस कम थी, तो तब तो ये जो बिजनेस था एक फिजिबल था। लेकिन अब जो है वो फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, जो कॉस्ट आ रही है राइडर्स के पास वो ज़्यादा आ रही है। तो मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम बच रहे हैं। तो सिर्फ अब जो फूड पांडा के यूजर्स हैं वही लोग हैं जो थोड़े से अफोर्ड कर सकते हैं, दे हैव बेटर मनी टू स्पेंड। तो पहले तो ये था कि फूड पांडा था कि मतलब मिडिल इनकम के लोग भी उनको यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब जो है फूड पांडा का जो कस्टमर बेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एंड दे आर द नेक्स्ट एयरलिफ्ट मे बी। क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि एक ऐसी इकॉनमी है जो अभी इतनी हम डेवलप नहीं कह सकते। तो डेवलप कंट्रीज में जिस तरह फूड पांडा जैसे वेंचर्स जो हैं वो काफ़ी चलते भी हैं। क्योंकि उन लोगों में जो है वो एक वहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो एक लेवल तक है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन तो ये सारी क्या है, मैं थोड़ा सा जो है टॉपिक से ही आगे चला गया, मैं ज़्यादा एक केस स्टडीज़ की तरफ चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक प्रोडक्ट, हमने आइडिया सोच लिया, हमने फिजिबिलिटी भी कर ली, प्लान भी कर लिया, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि क्या ज़रूरत है भी कि नहीं। ये ना हो कि हम एक चीज़ बना दें और बाद में जो है वो फिर चीज़ें उल्ट हो जाएं, और फ़ायदा क्या। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की। अब आपने सब कुछ फाइनल कर लिया कि हमने तो ये चीज़ बनानी ही बनानी है। हमारे पास जो है ना वो ठीक है, हमारे पास कोई इस तरीके का मेजर हमारे पास रिस्क नहीं है, और ये जो हमने प्रोडक्ट सोची है इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और इसमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी हैं, लोगों को भी फ़ायदा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो हम क्या कर लेते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इट्सल्फ एक पूरा सब्जेक्ट है। तो इस लेकिन अभी हम क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें देखते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होती है। अब आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा ना, आप सॉफ्टवेयर कभी भी ये सोच के नहीं बनाते कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप हमेशा ये देखते हैं कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए। जो एक फेमस कहावत है ना, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो आपने उस चीज़ को जहन में रखना होता है, क्योंकि इन दी एंड आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो कस्टमर ने यूज़ करनी है। अगर उसकी को पसंद ना आए तो फिर तो आपकी मतलब आपकी इतनी मेहनत करने का, इतने पैसे लगा के एक प्रोडक्ट बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं होगा कि जब लोग उसको यूज़ ही नहीं करेंगे।
तो आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच रखनी होती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें। हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट। कस्टमर ने कहा मुझे जो है ना इस तरीके का झूला लगा के दो दरख्त पे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसको समझ आई कि मुझे ना वो कह रहा है कि एक इस टहनी पे बांध दो रस्सी, एक इस टहनी पे बांध दो और इस तरीके से झूला लगा दो। हाउ द इंजीनियर डिजाइंड इट। इंजीनियर ने इसको ऐसे बनाया। अब इंजीनियर को तो ये चीज़ समझ आती थी कि यार ये तो झूला किस तरीके से लेगा। उसने बीच में से इसको कट किया, साथ इसके दो डंडे लगा दिए और इसको दरख्त को ना एक मसनूई डंडों पे उसने खड़ा किया और साथ लगा दी। फिर अब इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया। बिल्ड तो टेक्नीशियंस ने करना था। टेक्नीशियंस ने कहा यार अब इसको हम बीच में से काटेंगे कैसे और ये साथ लगेंगे क्या। उन्होंने ना बीच में इस तरीके से वो झूला बांध के ऐसे लगा दिया। तो क्या हुआ कि ये तीनों का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो सिर्फ सिंपल ये चाहता था कि यार एक टायर लो और उसको रस्सी के साथ बांध के दरख्त के साथ लगा दो। इन दी एंड वो ये चाहता था। अच्छा, अब देखें इसमें एक दो तीन चार चीजें। कस्टमर आपको कभी भी मतलब क्लियरली नहीं बता पाएगा कि उसे क्या चीज चाहिए। वो क्योंकि टेक्निकल नहीं है, वो डिफरेंट चीजें बताएगा। अच्छा मुझे ऐसी चीज चाहिए कि वो, तो आपने खुद समझने की कोशिश करनी है कि इन दी एंड ये चाहता क्या है। अब जब उसने एक्सप्लेन किया तो आपको लगा कि यार वो ऐसा चाह रहा है कि एक जो वो है ना वो झूला बना दो जिसमें तीन इस तरीके से फट्टे लगे हों। लेकिन असल में वो चाहता क्या था कि यार उसकी जिंदगी आसान हो। एक से वो अगर ये चीज़ भी अगर आप उसको बना के दे देते, एक रस्सी के साथ टायर लगा के दे देता, तो वो समझ जाता है कि वो उसके लिए वो चीज़ जो है ना वो ऐसी ही कुछ चीज़ चाह रहा था। आपने समझा ये। आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को ये समझाया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने इंजीनियर को कहा कि ऐसे बना दो, इंजीनियर ने डिज़ाइन बनाया ऐसे, टेक्नीशियन ने कहा यार ये तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, इंजीनियर पागल हो गया है, उन्होंने ऐसे बांध दिया बस। और इन दी एंड आपकी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गई। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें आपके स्टूडेंट्स अटेंडेंस सिस्टम की, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि यार टीचर्स किस तरीके का सिस्टम चाहते हैं, स्टूडेंट्स किस तरीके का सिस्टम चाहते हैं, प्रिंसिपल जो है वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, हमने कभी ये नहीं सोचना कि हम क्या चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार नहीं बस सिंपली है ना कि वो अपना जो है वो फिंगरप्रिंट से ना वो उनकी अटेंडेंस लग जाए। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो है फिंगरप्रिंट्स ही नहीं वर्क करते। वो आजकल बहुत सारे लोग होते हैं वो उनके फिंगरप्रिंट्स ही नहीं मतलब होते उनके, वो बहुत बहुत वीक होते हैं, बहुत फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते हैं उनके, बहुत लाइट उनके हैंड्स होते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आप इसमें आपने इस रिक्वायरमेंट को समझना है कि उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे, क्यों उन वो कैसे अटेंडेंस लगाएं। तो उनके लिए जो है आप जो है सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं, और उन वो मतलब कैमरास जो हैं वो फेस डिटेक्टिंग, या फिर जो डिवाइसेस हमारे पास आती हैं उस उसमें दोनों फीचर होते हैं कि या आप तो फिंगरप्रिंट से लगा दें, या आपके पास एक वो आपको बायोमेट्रिक कार्ड दे देते हैं, आप कार्ड से के जरिए जरिए से उसको लगा दें। और तीसरा ऑप्शन उसके अंदर ये होता है कि आप जो है ना फेस रिकग्निशन का उसके अंदर, कि आपके चेहरे को वो पहचान के आपकी अटेंडेंस लगा दे। तो आपने जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स अच्छे से गैदर करनी है, कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच रखनी है कि कस्टमर क्या चाहता है। कभी भी ये मत सोच के प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बनाइएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, आप वो अपने लिए तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉफिटेबल बनाना है और उसने उसको यूज़ करके आपने मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क जैसा बनना है, तो आपने जो है ना वो चीज़ बनानी होगी जो कस्टमर्स चाहते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में ना ये तीन चीज़ें आती हैं कि रिक्वायरमेंट सबसे पहले गैदर करना, फिर वैलिडेट करना, और फिर उसके बाद उनको मैनेज करना। ठीक है, ये दोनों स्टेप मैनेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कि उनको चाहिए क्या। फिर हम कंफर्म करते हैं कि अच्छा जो चीज़ उन्होंने हमें बताई है क्या हम भी वही सोच रहे हैं जो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। और फिर हम उन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर देते हैं। तो ये थोड़े से डिटेल में आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इनमें और कुछ खास ज़्यादा खास बात नहीं है, यही सारी बात जो है वो उन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है आपकी बुक में। तो गैदरिंग आप गैदर कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से, आप वैलिडेट कर लेते हैं एक दफ़ा, दोबारा आप समझ के उसको समझाते हैं कि हमने ये समझा है, आप ये चीज़ कह रहे थे, आपको ऐसा ही सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम चाहिए। वो कहते थे हाँ ये यही चीज़ मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और अगर उसको कहेगा नहीं नहीं आप गलत समझे हो, मुझे इस तरीके से चाहिए था, फिर आप रिफाइन करोगे, दोबारा उससे जाके वैलिडेट करोगे कि हाँ अब ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है ना
रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि यार अब जो उसने कहा है आप सेम एज इट इज़ वो बना दो। अब उसका बजट कम है और वो चाह रहा है कि जी आपको वो आप उसको वीआईपी सिस्टम बना के दें, ठीक है। बजट उसका 2-3 लाख रुपए का है और वो आपको चाह रहा है कि आप उसमें ना ऐसी डिवाइस लगा के दें जो हर किस्म के मतलब काम करे, और काफ़ी बड़ा वाला सिस्टम बनवाना चाह रहा है। तो आपने उसको बताना है कि यार नहीं, आपका जो बजट है इसमें हम इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं कर सकते, तो रिक्वायरमेंट्स मैनेज करते हैं। आप कहते हैं कि इसमें से ये चीज़ हम कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे जो आपका बारे बजट है, तो इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। फिर जो है डिज़ाइन फेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।